आज हम करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। देखो बच्चों, कोई भी वीडियो देखने से पहले, चाहे वो साइंस का हो चाहे एसएसटी का हो, आपने एक बार या दो बार खुद से ज़रूर एक बारी बुक में पढ़ना है, उस लेसन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद वीडियो देखना है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बात मैं अब हर एक वीडियो में कह रहा हूँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप पहले से ही लेसन को पढ़ लोगे और फिर वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर कर देना, लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 5 एग्रीकल्चर। In the previous chapter, we have read about the importance of various resources like land, soil, water, plant, etc. In this chapter, we will study about agriculture and its importance for mankind. देखो, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था किस किस की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी। लैंड की इम्पोर्टेंस, सोयल, वाटर और प्लांट की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है मैनकाइंड के लिए, हमारे लिए, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो वी नो फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर देयर सर्वाइवल। आपको पता ही है कि भाई जो फूड है, जो खाना है, वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है जीवन चलाने के लिए। दिस रिक्वायरमेंट ऑफ फूड हैज़ लेड टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और ये जो फूड की जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या भाई, एग्रीकल्चर का क्या हुआ भाई, डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो एग्रीकल्चर में आ जाती हैं। अर्लियर ह्यूमन बींग्स वर डिपेंडेंट अपॉन फूड गैदरिंग। जो पुराना आदि मानव था वो क्या करता था, खाने को इकट्ठा करता था। जंगलों में फल मिल गए, उसके कंदमूल मिल गए या किसी भी तरह के जंगली जानवर मिल गए, उसका शिकार कर लिया, ऐसे खाना वो इकट्ठा करता था, वो खेती बाड़ी नहीं करता था। हंटिंग एंड फिशिंग फॉर देयर सर्वाइवल। और हंटिंग करता था, फिशिंग करता था, ठीक है, शिकार करता था और मछली पकड़ता था जिंदा रहने के लिए। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स along the river valleys which led to the beginning of agriculture। और फिर उसने धीरे धीरे क्या कर दिया भाई, रिवर वैली यानी कि नदियों के आसपास उसने फसल लगाना शुरू कर दिया और एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। इट हेल्प एशियंट सिविलाइजेशन टू फ्लोरिश अलोंग द रिवर वैलीज, ठीक है। और जब वो एग्रीकल्चर उसकी सफल हो गई तो क्या भाई, वहाँ नदियों के किनारे क्या बस गई, सभ्यताएं बस गई, खूब लोग बसने शुरू हो गए एग्रीकल्चर के कारण। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। और एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, कल्टीवेशन। उसमें जो लैंड है, ज़मीन है, ज़मीन को कल्टीवेट करना, उस पर खेती बाड़ी करना। इन वाइडर टर्म्स एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। और अगर हम एक डेफिनेशन बनाएं, इसकी एक एडवांस डेफिनेशन बनाएं तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर का ये एक साइंस है या आर्ट भी कह सकते हैं उसको, ये साइंस और आर्ट है। साइंस एंड आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप, फसलों को उगाने की एक साइंस और आर्ट है। लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक का मतलब पशुओं को पालना, पशुपालन। और इसमें क्या आ जाता है, फॉरेस्ट्री, जंगल वगैरह लगाना, पेड़ पौधे लगाना आ जाता है। और फिशिंग, मछली पालन आ जाता है। ये सभी एग्रीकल्चर में आ जाता है। क्या, फसलें लगाना, पशु पालना और जंगल वगैरह पेड़ पौधे लगाना और फिशिंग, मछली पालना, ये सभी एग्रीकल्चर के पार्ट हैं, एग्रीकल्चर में आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लिवलीहुड। जितने भी जो दुनिया के अधिकतर लोग किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड कर रहे हैं जीवन के लिए। इट इज़ ए मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो विकासशील देश हैं, जो देश अभी डेवलप कर रहे हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, ठीक है, उन देशों के लिए तो ये क्या है, एक मेजर ऑक्यूपेशन है, एक मेन काम यही है एग्रीकल्चर। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। और इंडिया भी एक क्या है, कृषि प्रधान देश है, एक मतलब खेती बाड़ी वाला देश कहेंगे इसको भी। हैंस इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये हमारा जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसकी बैकबोन क्या है, हमारी जो एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर नॉट ओनली सप्लाइज फूड
to the people, but also create huge market for tractors, threshers, harvesters, fertilizer, pesticides and other industrial products. एग्रीकल्चर ना सिर्फ क्या देता है, फूड की सप्लाई करता है, बल्कि एक मार्केट भी देता है। किस किस को मार्केट देता है या काम देता है भाई? ट्रैक्टर हैं, थ्रेशर हैं, हार्वेस्टर हैं, फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड हैं और दूसरी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं उनके लिए एक तरह से एक क्या देता है ये? ह्यूज मार्केट, एक तरह से व्यापार देता है उनको। मतलब जैसे ट्रैक्टर बेचने वाले भी आ जाएंगे, थ्रेशर भी बेचने वाले, हार्वेस्टर है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। ये सब किससे जुड़े हुए हैं? एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये सब जितने भी काम हैं ये एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, इसलिए लोगों को क्या मिलता है? इससे रोजगार मिलता है, काम मिलता है। इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, एनहांसिंग ट्रेड एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। और ये किस किस में हेल्प करता है भाई? एम्प्लॉयमेंट देता है, ये काम देता है लोगों को, गरीबी को दूर करता है, इनहांसिंग ट्रेड व्यापार को बढ़ाता है और फॉरेन एक्सचेंज जो मतलब विदेशों के साथ जो व्यापार को बढ़ाता है। एग्रीकल्चर आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल रिलेशन बाय एनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और एग्रीकल्चर क्या करता है भाई? एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ग्लोबल रिलेशन में। दुनिया के जो आपस के देशों का जो हमारा रिलेशन है उसको बनाने में भी एग्रीकल्चर की बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो एक देश दूसरे देश को बेचता है, इससे क्या बनते हैं भी? ग्लोबल रिलेशंस बनती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फैक्टर क्या हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज पॉसिबल ओनली इन सर्टेन रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर दे आर। एग्रीकल्चर है जो वो क्या भाई कुछ ही रीजन, जो वर्ल्ड के दुनिया के कुछ ही रीजन में पॉसिबल है और इसको कुछ फैक्टर क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। वो उन फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला फैक्टर क्या है? फिजिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर। पहला फैक्टर है फिजिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर है। इसमें क्या आता है? रिलीफ आता है, क्लाइमेट आता है और सोयल आता है। रिलीफ का मतलब होता है, रिलीफ का मतलब वैसे तो आराम होता है, मगर ये वाला वो वाला रिलीफ नहीं है, ये जियोग्राफी वाला रिलीफ है। रिलीफ का मतलब है कि वो जगह कैसी है, उस जगह का डायमेंशन कैसा है, धरातल कैसा है, पहाड़ी है, पठारी है, समतल है, ठीक है, रेतीला इलाका है, वो कैसा, उसका रिलीफ कैसा है, मतलब कि वो उस जगह की डायमेंशन कैसी है उसकी, ठीक है, वो उसमें रिलीफ में आ जाता है। ऊंची नीची जगह है या प्लेन जगह है, उसी को हम रिलीफ कहेंगे, ठीक है। रिलीफ में हर तरह की जगह आ जाती है, तो रिलीफ को हम देखेंगे कि वहाँ की जगह कैसी है, उसी के अनुसार क्या होगी भाई? खेती बाड़ी होगी। फिर दूसरा है क्लाइमेट, क्लाइमेट भी देखेंगे, मौसम कैसा है। और तीसरा देखेंगे मिट्टी कैसी है, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग मिट्टी चाहिए। तो ये 3 फैक्टर हैं फिजिकल फैक्टर। अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला फैक्टर है रिलीफ। प्लेन्स आर मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर दैन द हाईलैंड्स। आपको पता है कि जो मैदानी इलाके हैं उसमें अच्छी खेती हो जाती है पहाड़ी इलाकों की बजाय, ऊंची जगह की बजाय। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ जनरली हाई इन प्लेन, और पॉपुलेशन भी क्या होती है? ज़्यादा होती है मैदानों में। दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग चीप लेबर एंड मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट। और इससे पॉपुलेशन ज़्यादा है प्लेन्स एरिया में, मैदानी इलाकों में, इसलिए वहाँ पे लेबर आसानी से सस्ता मिल जाता है, लेबर काम करने वाले, और मार्केट भी मिल जाती है। मोर ओवर इट बिकम्स ईजियर टू यूज़ मॉडर्न इक्विपमेंट on plain region, whereas it is difficult to use machine on rugged topography। और क्या है भाई? जो प्लेन रीजन है उसमें मशीनों का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं, ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए आसानी से कर सकते हैं, मगर जो रग्ड टोपोग्राफी है यानी कि ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ी एरिया है, उस पर हम आसानी से नहीं कर सकते। द रिवर बेसिन्स एंड डेल्टा आर मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर दैन माउंटेनियस रीजन। जो रिवर बेसिन है, नदी के आसपास के जो इलाके हैं, डेल्टा है, उस पर खेती करना ज़्यादा आसान है, एग्रीकल्चर करना ज़्यादा आसान है माउंटेन रीजन के तुलना में, ठीक है। तो पहला रीजन हो गया रिलीफ, ये फिजिकल रीजन है। दूसरा रीजन करते हैं हम, दूसरा है क्लाइमेट, मौसम कैसा। एग्रीकल्चर इज हाईली सेंसिटिव टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। देखो क्लाइमेट पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एग्रीकल्चर। ईच क्रॉप हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हर एक जो फसल की अलग अलग हर एक फसल को अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, अलग अलग रेनफॉल चाहिए। डैट इज़ वाई द वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन स्पॉट डिफरेंट क्रॉप्स
पैटर्न। और इसीलिए जितनी भी वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट कंडीशन, जितनी भी वेरिएशन ऑफ स्पॉट डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में अलग अलग क्रॉप लगेगी। फॉर एग्जांपल वीट इज़ ए क्रॉप ऑफ टेम्परेट रीजन। जो वीट है एक टेम्परेट रीजन की एक क्रॉप है, फसल है। वीट मतलब गेहूँ। टेम्परेट रीजन का मतलब जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती ना ज़्यादा सर्दी पड़ती, वहाँ पे गेहूँ लगाई जाती है। एंड राइस ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल रीजन। और जो राइस है वो कहाँ लगाया जाता है? ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा बरसात पड़ती है, वहाँ पे राइस लगाया जाता है। ग्रोइंग सीजन इज लॉन्ग इन इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन एज कंपेयर टू द सेम इन टेम्परेचर इन टेम्परेट रीजन। और जो ग्रोइंग सीजन होता है वो लंबा होता है, कहाँ पे हम ज़्यादा लगा सकते हैं फसलें वगैरह? इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में। आप ये मानो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा बरसात होती है, वहाँ पे ग्रोइंग सीजन ज़्यादा होता है। जबकि जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़ती ना ज़्यादा सर्दी पड़ती, टेम्परेट रीजन होता है, वहाँ पे मतलब ग्रोइंग सीजन कम होता है, फसलें कम लगती हैं वहाँ। तीसरा है सोयल, मिट्टी। सोयल रिच इन मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर स्पॉट्स एग्रीकल्चर। जिस मिट्टी में ज़्यादा मिनरल होंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी, अच्छी फसल होगी। केमिकल कंपोजिशन एंड फर्टिलिटी ऑफ सोयल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेयर विच लीड्स टू वेरिएशन इन सोयल टाइप। जो देखो मिट्टी का भी एक केमिकल कंपोजिशन होता है, अलग अलग केमिकल से मिलके बनती है मिट्टी भी। किसी में कोई सा केमिकल ज़्यादा होता है, किसी में कोई सा, ठीक है। तो क्या होता है भाई, और केमिकल कंपोजिशन मिट्टी का और उसकी फर्टिलिटी, उपजाऊपन डिपेंड करता है अलग अलग, मतलब अलग अलग फसल लगाने के लिए। ईच क्रॉप हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ सोयल। हर एक फसल को अलग अलग तरह की मिट्टी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सोयल टाइप ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और मिट्टी को देख के ही पूरी दुनिया में, अलग अलग मिट्टी को देख के ही अलग अलग तरह की फसलें वहाँ लगाई जाती है। एल्यूवियल सोयल एंड ब्लैक सोयल आर द मोस्ट फर्टाइल सोयल फॉर एग्रीकल्चर। जहाँ पे एल्यूवियल सोयल का मतलब होता है जो मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई है, उसको एल्यूवियल सोयल कहते हैं। या फिर ब्लैक सोयल। एल्यूवियल सोयल और ब्लैक सोयल, इन दोनों सोयल को, इन दोनों मिट्टियों को सबसे ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिजिकल फैक्टर्स। उसके बाद आ गया भाई इकोनॉमिक फैक्टर। देखो पैसा भी चाहिए कृषि करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, बिना पैसे के तो कुछ नहीं हो सकता। साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, लैंड कितनी है, ज़मीन कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। द साइज ऑफ फार्म अफेक्ट द एग्रीकल्चर पैटर्न एंड यील्ड पर यूनिट फैक्टर। अब द साइज ऑफ फार्म, खेत का जो साइज है, हमारा जो फार्म का साइज है, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी फसल वहाँ पर होगी। इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज द फार्म साइज इज जनरली वेरी स्मॉल ड्यू टू द ग्रोइंग रूरल पॉपुलेशन एंड लॉ ऑफ सक्सेशन विच लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। जो इन द जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है डेवलपिंग कंट्री में, वहाँ का जो फार्म होते हैं, खेत होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि वहाँ गांव की जनसंख्या क्या हो रही है भाई, लगातार बढ़ रही है। और लॉ ऑफ सक्सेशन है। लॉ ऑफ सक्सेशन का मतलब जैसे मान लो एक आदमी है, उसके 2 बेटे हुए, उन 2 बेटों में वो ज़मीन बट जाएगी, फिर उन बेटों के आगे बेटे हुए, फिर ज़मीन बट जाएगी, यानी कि सबके पास फिर थोड़ी थोड़ी ज़मीन रह जाएगी, ठीक है। इसी को लॉ ऑफ सक्सेशन कहते हैं कि भाई धीरे धीरे ज़मीन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है जब आगे से आगे संतानें पैदा होती हैं, ठीक है। तो अब फिर लॉ ऑफ सक्सेशन के कारण क्या हो गया भाई, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ज़मीन के एक तरह से टुकड़े हो गए, ठीक है, कम हो गई ज़मीन सबके पास। द स्मॉल फील्ड आर मोस्टली नॉट इकोनॉमिकल। और जो छोटे खेत होते हैं वो इतने इकोनॉमिकल नहीं होते, उनसे इतना फ़ायदा नहीं होता। दूसरा फैक्टर है इसका इकोनॉमिक फैक्टर है लेबर। द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ रीजन। और लेबर भी इस पर बहुत डिपेंड करता है, मतलब एग्रीकल्चर। द लेबर रिक्वायरमेंट वेरीज विद डिफरेंट क्रॉप। और लेबर की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होती है। इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया सीजनल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन रूरल एरिया। और हमारे जो भारत में क्या है भाई, सीजनल जैसे किसान लोग फसल लगाते हैं, फसल लगा के फिर वो एक तरह से खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो सीजनल
अनएम्प्लॉयमेंट होती है वहाँ पे। वेयर एज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, और जब बीज बोया जाता है, फसल लगाई जाती है, फसल काटी जाती है, देयर कुड बी ए शॉर्टेज ऑफ लेबर, तब लेबर की कमी हो जाती है। एक टाइम तो ऐसा आता है जब लेबर ही लेबर होती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब लेबर की कमी हो जाती है। द फार्मर ऑफ पंजाब ग्रेटली डिपेंड ऑन माइग्रेंट लेबरर फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड राइस क्रॉप। और जो जैसे इसने एग्जांपल दिया कि पंजाब के जो किसान हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, जो बाहर से जो लेबर आते हैं, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करते हैं किसके लिए, वीट और राइस लगाने के लिए बाहर से जो मजदूर वगैरह आते हैं, लेबर आते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। तीसरा है भाई कैपिटल, यानी कि पैसा। ऑल एग्रीकल्चर इनपुट लाइक HYV सीड्स, मीन्स ऑफ irrigation, fertilizer, pesticide, hiring labor, machine, land, lease, fodder, fuel, power and veterinary services require capital। इन सब के लिए क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा होगा तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। HYV सीड्स का मतलब है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी कि ऐसे बीज जो बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा फसल अच्छी होती है, बहुत 4 गुना 5 गुना 10 गुना तक फसल हो जाती है, ठीक है। और इरिगेशन, मीन्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का साधन। फर्टिलाइज़र आपको पता ही है, पेस्टिसाइड भी पता है क्या होता है, लेबर भी पता है, मशीन भी पता है क्या होता है, लैंड लीज, फॉडर चारा होता है, फ्यूल, पावर, और वेटरनरी सर्विस, यानी कि पशुओं का डॉक्टर वगैरह, इसको वेटरनरी सर्विस कह देंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए सबके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। द कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर मोर कैपिटल देन रिक्वायर्ड इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टीवेशन। और अगर हमें अच्छी कमर्शियल क्रॉप्स लगानी है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी या दूसरी ऐसी चीज़ें जो एकदम से बिक जाती हैं, तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्नोलॉजी अगर चाहिए तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये टेक्नोलॉजी, इस मतलब पैसे से ही सब कुछ हो सकता है, नई से नई टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है। आगे है डू यू नो, ये वही दे दिया दोबारा से, HYV सीड स्टैंड फॉर हाई यील्ड्स वैरायटी सीड्स। H फॉर हाई, V फॉर यील्ड, और Y फॉर यील्ड, और V फॉर वैरायटी सीड्स। These seeds can produce up to 10 times more crops than regular seeds on the same एरिया ऑफ लैंड। और ये जो बीज होते हैं, ये क्या होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी वाले जो बीज होते हैं, वो सिंपल बीजों से 10 गुना तक ज़्यादा फसल दे देते हैं। दीज सीड्स हैव शॉर्टर लाइफ साइकिल एंड अनेबल द फार्मर टू प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग। और ये सीड, इन सीड से क्या हो जाती है भाई, शॉर्टर लाइफ साइकिल होती है, यानी कि जल्दी फसल तैयार हो जाती है, और जो फार्मर है वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, ज़्यादा फसलें लगा सकते हैं। द HYV seeds, especially for food grain crops, were developed by scientists basically to improve food supplies and reduce famine इन डेवलपिंग कंट्रीज़। और क्या भाई, वैज्ञानिकों ने HYV सीड्स स्पेशली किसके लिए बनाए हैं भाई, खाने वाली चीज़ों के लिए बनाए हैं, जो फूड, अनाज के लिए, जो अनाज वाली फसलें उनके लिए बनाए हैं, ताकि क्या हो जाए भी, फूड सप्लाई को पूरा किया जा सके, और जो सूखा वगैरह, अकाल वगैरह पड़ता है कुछ देशों में, उससे बचा जा सके। अगला टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कितनी तरह की होती है, टाइप बना रखे हैं। ड्यू टू वेरिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन इन द वर्ल्ड, मैनी पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर हैव इमर्ज्ड। अलग अलग इन्वायरमेंट के कारण, कंडीशन के कारण क्या है भाई, पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की कृषि की जाती है, खेती की जाती है। बेसिकली दे डिपेंड अपॉन द टेरेन, क्लाइमेट कंडीशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। और ये किस पे डिपेंड करता है, वहाँ की जो कैसी मिट्टी है या कैसी जगह है, क्लाइमेट पे, कंडीशन पे, और इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे डिपेंड करती है खेती बाड़ी। ब्रॉडली एग्रीकल्चर में बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा देख लेना। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर, 2 तरह की एग्रीकल्चर है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर देखो इसने ये बना दिया है। पहली है भाई सबसिस्टेंस
एग्रीकल्चर, दूसरी है कमर्शियल एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में तीन तरह की एग्रीकल्चर आ जाएगी, नोमैडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। और कमर्शियल एग्रीकल्चर में भी ये चार तरह की एग्रीकल्चर आ जाएगी, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रेंचिंग और डेयरी फार्मिंग। बिल्कुल आसान है ये, मैं आपको अच्छे से बिल्कुल समझाऊंगा इसको। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यानी कि दो टाइप की एग्रीकल्चर है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर। डिफरेंस क्या है इसमें? मेन सबसिस्टेंस का मतलब है ऐसी जो हमें मतलब जीने के लिए जो फसलें लगाते हैं, जैसे गेहूं चावल, वो आ जाएगी। और कमर्शियल में क्या आ जाएगी? जैसे हम कोई चीज़ बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए लगाते हैं, जैसे कि चाय होगी, कॉफ़ी होगी या दूसरी ऐसी चीज़ें होगी, ठीक है, गन्ना वगैरह हो गया, उससे चीनी बनती है, वो आ जाएंगी कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, आप पढ़ते हैं इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है भाई? इट इज़ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज़ कैरी आउट एट स्मॉल स्केल बाय अ फार्मर टू ग्रो फूड फॉर पर्सनल और कम्युनिटी कंजप्शन। क्या है भाई? फार्मर किसके लिए बनाता है भाई? किसके लिए? स्मॉल स्केल में होता है, छोटे पैमाने पर होती है खेती, और फार्मर अपने लिए और कम्युनिटी है जो समाज के लिए जो भी लगता है, गेहूं चावल वगैरह, ठीक है, जो भी वहाँ के लोग खाते हैं उसके लिए वो लगाता है फसल। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर ग्रो ए वाइड रेंज ऑफ क्रॉप। और इसमें क्या है भाई? अलग अलग तरह की फसलें लगाता है, बेस्ड ऑन एंटिसिपेटेड नीड ऑफ देयर फैमिलीज और द कम्युनिटी। और मतलब उस कम्युनिटी की जो नीड है, ठीक है, और जो फैमिली की जो नीड है उसके लिए, उसको देखकर वो फसलें लगाता है। मैनी फार्मर ट्रेड देयर एक्सेस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फॉर बाइंग रिक्वायर्ड गुड्स। और जो कई जो फार्मर हैं वो क्या करते थे, जो उनकी फसल बच जाती है, फालतू बच जाती है फसल, उसको वो या फिर उसके जो पशु वगैरह हैं उनको बेचकर वो चीज़ें खरीद लेता है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्टिल कॉमन इन लेस डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये इस तरह की जो एग्रीकल्चर है, जो देश जिन देशों ने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं की है वहाँ पे ये अधिकतर की जाती है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स नोमैडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के तीन पार्ट कौन से हैं। तो सबसे पहले आ गया नोमैडिक हर्डिंग। हर्डिंग का मतलब क्या होता है? पशुओं को चराना, ठीक है। पीपल माइग्रेट अलोंग विद देयर एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फोडर फॉर देयर एनिमल। इसमें क्या होता है भाई? पशु पाले जाते हैं और जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन करते हैं, चले जाते हैं चारे के लिए, इन सर्च ऑफ फोडर। फोडर माने चारा, ठीक है। जैसे ये चित्र में दिखा रखा है, पिक्चर में दिखा रखा है कि भाई ये ऊँटों पे, आपने भी देखे होंगे ऐसे लोग जो गाँव मतलब बहुत सारी गायें होती हैं उनके पास, या बहुत सारे ऊँट होते हैं, भेड़ बकरियाँ होती हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते रहते हैं चारे की खोज में। जनरली दे रियर कैटल, वो अधिकतर क्या करते हैं भाई? पशु होते हैं उनके पास, शीप होती हैं, गोट होती हैं, कैमल्स होते हैं या याक होते हैं, फॉर मिल्क, स्किन, मीट एंड वूल। उसके लिए उनको वो पालते हैं, क्या? दूध के लिए, स्किन के लिए, मीट के लिए और वूल के लिए, ऊन के लिए। इट इज़ कॉमन इन पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। ये यहाँ कहाँ पे की जाती है अधिकतर? सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया में, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका यहाँ पे की जाती है, नॉर्दर्न यूरेशिया में की जाती है। इन इंडिया, इंडिया में कहाँ इस तरह का काम किया जाता है? नोमैडिक हर्डिंग। भोटियाज एंड गुज्जर्स आर द नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ हिमालय। हिमालय में हमारे जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, कौन कौन सी? उनका नाम क्या है? गुज्जर्स और भोटियाज। आपने इनके बारे में सुना होगा। वो क्या करते हैं भाई? अपनी भेड़ बकरियां लेकर या याक वगैरह लेकर दूर दूर तक चले जाते हैं, जहाँ पे चारा होता है वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो पशुपालन को क्या बोलते हैं? नोमैडिक हर्डिंग। आप मतलब एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है सिर्फ फसलें लगाना, ठीक है, इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। पशु को पालना, मछलियाँ पालना, पेड़ पौधे लगाना, तरह तरह के बगीचे लगाना, ये सब किस में आ जाता है भाई? एग्रीकल्चर में आ जाता है। दूसरा है भाई शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये क्या होता है? इसमें शिफ्ट किया जाता है, मतलब कहने का मतलब जैसे जंगल है, जंगल में एक जगह पर पहले आग लगाकर उसको साफ़ किया जाता है, फिर उसमें फसल बोई जाती है, फिर अगले साल उस जगह को छोड़ दिया जाता है, फिर कहीं और जंगल साफ़ किया जाता है, फसल लगाई जाती है, फिर उसको भी छोड़ दिया जाता है। यानी कि शिफ्ट करते रहते हैं एग्रीकल्चर को, इसको ही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं।
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। आफ्टर द सोयल लूजेज इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टीवेटर्स मूव टू ए न्यू प्लॉट। जब जो सोयल है उसकी फर्टिलिटी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, और जो कल्टीवेटर हैं, जो किसान है, वो दूसरी नई जगह पर चले जाते हैं। पीपल कल्टिवेट द लैंड विद सिंपल टूल्स, और जो वहाँ के लोग हैं वो, क्योंकि वो जंगल में ही होती है, तो सिंपल टूल से ही एग्रीकल्चर करते हैं। पर हेक्टेयर यील्ड इज़ लो, और एक हेक्टेयर में बहुत ही कम फसल पैदा होती है। पीपल हु फॉलो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर डू नॉट लीड ए सेटल्ड लाइफ, और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं उनकी एक सेटल लाइफ नहीं होती, एक जगह पर नहीं रहते वो टिक के। इट इज़ प्रेवलेंट इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये कहाँ पे प्रचलित है ज़्यादा? ट्रॉपिकल अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया, सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये की जाती है। क्रॉप लाइक कसावा, मेज, स्वीट पोटैटो एंड टैपिओका आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, और ये फसलें इस टाइप ऑफ फार्मिंग में लगाई जाती हैं। डू यू नो में क्या है? जूमिंग। जूमिंग क्या है? जूमिंग इज ए टाइप ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये भी एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की टाइप है। प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जूमिंग खेती की जाती है, स्पेशली इन मिजोरम। और कहाँ पे की जाती है? मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मिजोरम में। इट इज़ ए मैंस प्रिमिटिव मेथड ऑफ हार्मोनाइजिंग लैंड एंड क्लाइमेट विद द नीड फॉर फूड अलॉन्ग विद ए हैबिटेट शेयर्ड विद वाइल्ड लाइफ। और ये क्या है कि बहुत पुराना तरीका है जिससे कि भाई मतलब लैंड, क्लाइमेट और वहाँ के जो जंगल है, वाइल्ड लाइफ के साथ एक तरह से मतलब उन सब के साथ सामंजस्य बिठाकर ये खेती की जाती है। तो अब तीसरा पॉइंट है इसका, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज characterized by हाई आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड। इसमें क्या किया जाता है भाई? थोड़ी सी लैंड में क्या जाता है? ज़्यादा फसल ली जाती है। ऑल्दो द नेचर ऑफ द एग्रीकल्चर हैज़ चेंज्ड एंड इन मैनी एरियाज, और अब क्या हुआ है भाई? ये चेंज हो गई है कई एरिया में। इट इज़ नो मोर सबसिस्टेंट, स्टिल द टर्म इंटेंसिव subsistence is used to describe the agriculture practiced on small plot of land in thickly populated part of the world, especially in monsoon region of southeast and ईस्ट एशिया। अब क्या है भाई? इसको हम सबसिस्टेंस खेती नहीं कहेंगे, हम क्या कह देंगे? इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कह देंगे इसको, ठीक है। और ये मतलब स्मॉल, मतलब छोटे छोटे खेत होते हैं उसमें, और जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे की जाती है। और कौन से एरिया में की जाती है? जहाँ पे मानसून रीजन एरिया होता है, जहाँ पे मानसून आता है वहाँ पे ये की जाती है, जैसे कि साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में। द पेजेंट्स आर सो लैंड हंग्री डैट एवरी बिट ऑफ टिलेबल लैंड इज़ यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर। और इसमें किसान इतना मतलब कि क्या रखा है इसने, इतना एक तरह से लालची होता है कि मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं छोड़ता जहाँ पर खेती हो सकती है, उसका भी वो यूज़ करता है, क्योंकि खेत बड़े छोटे छोटे होते हैं। देयर इज़ इंटेंसिव यूज़ ऑफ लैंड, मल्टीपल क्रॉपिंग, हैवी यूज़ ऑफ मैनुअल लेबर, बट ए लिटल यूज़ ऑफ फार्म मशीनरी एंड वैरायटी ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। इसमें क्या बहुत मेहनत की जाती है इस खेती में, मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा फसलें लगाई जाती हैं। हैवी यूज़ ऑफ मैनुअल लेबर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मज़दूरों का, मगर इसमें मशीनरी का यूज़ कम किया जाता है, फर्टिलाइज़र और खाद का यूज़ कम किया जाता है। ड्यूरिंग रिसेंट decades, intensive agriculture has registered a significant improvement due to मैकेनाइजेशन एंड यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स एंड फर्टिलाइज़र। अब क्या भाई कुछ सालों में, कुछ पिछले कुछ दशकों में क्या हो गया है भाई? इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, अब मशीनों का यूज़ होना शुरू हो गया है, अच्छे बीज और अच्छी खादों का यूज़ करना शुरू कर दिया है। द कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस एंड ताइवान हैव अडोप्टेड इम्प्रूव सिस्टम ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इन देशों में अब क्या है भाई? इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर है वो क्या हो गई है भाई? इम्प्रूव होने लगी है, ठीक है। तो ये हमने ये टाइप पढ़ ली, हमने कौन सी टाइप पढ़ी है? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की टाइप पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल एग्रीकल्चर।
अब कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या है, कमर्शियल एग्रीकल्चर इज टिपिकली डन on a very large scale with a purpose of selling the प्रोड्यूस इन द मार्केट टू मेक प्रॉफिट। जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है वो बहुत बड़े मतलब फार्म में की जाती है, खेतों में बड़े स्केल पे की जाती है, और जो भी फसलें उगती हैं उनको क्या कर दिया जाता है, मार्केट में एक तरह से बेच दिया जाता है प्रॉफिट के लिए। देयरफॉर फार्मर सेलेक्ट एंड सो ए सिंगल क्रॉप अकॉर्डिंग टू द नेचुरल एंड मार्केट कंडीशन ऑफ द रीजन। तो फार्मर क्या करते हैं भाई, एक मतलब एक ही फसल बोते हैं मार्केट कंडीशन को देखते हुए वहाँ के क्षेत्र की। इट इज़ स्पेशलाइज्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ प्रैक्टिस्ड ड्यू टू वेरी लार्ज साइज फार्म। और ये क्या भाई स्पेशल तरह की एक एग्रीकल्चर है जिसमें बहुत बड़े बड़े फार्म, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रॉप स्पेशलाइजेशन, इसको क्रॉप स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रैंचिंग एंड डेयरी फार्मिंग। और कमर्शियल एग्रीकल्चर में कौन कौन सी एग्रीकल्चर आ जाती है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक रैंचिंग एंड डेयरी फार्मिंग। अब इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आ गया भाई एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, इसमें बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज, और ये वहाँ पे की जाती है जो जिन देशों का विकास हो चुका है, जैसे अमेरिका, कनाडा वगैरह, सच एज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, यूएसए। एग्रीकल्चर इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल ऑन बिग एंड होल्डिंग बाय यूजिंग मॉडर्न मशीन, और बड़े पैमाने पे की जाती है, बड़े बड़े खेतों में की जाती है और मशीनों के द्वारा की जाती है। इट इज़ जनरली प्रैक्टिस्ड इन sparsely populated region where land is available in abundance and input of labor is less। ये वहाँ पे की जाती है जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम होती है और लैंड बहुत ज़्यादा होती है, ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है, खुले मैदान होते हैं, और वहाँ पे लेबर भी क्या होती है, लेस होती है, लेबर कम मिलती है, इसलिए वहाँ पे मशीनों से खेती की जाती है। टोटल प्रोडक्शन इज़ लार्ज बट द पर हेक्टेयर यील्ड इज़ कंपेरेटिवली लेस। प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होती है मगर एक हेक्टेयर में अगर हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो हेक्टेयर के हिसाब से जो प्रोडक्शन है वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े खेत होते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, मगर अगर एक हेक्टेयर में देखा जाए कि कितना अनाज निकला है तो वो कम होता है, ठीक है। फार्मर मोस्टली रेज 1 और 2 क्रॉप्स ए ईयर फॉर मार्केटिंग। जो फार्मर है वो एक साल में या तो एक फसल लगाता है या सिर्फ 2 फसल लगाता है बेचने के लिए। कॉर्न, ओट्स, वीट, ऑयल सीड्स आर मेन क्रॉप्स ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। ये कॉर्न हो गया, ओट हो गया, वीट और ऑयल सीड, ये एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के जो फसलें हैं। प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द यील्ड, और इसके लिए प्रॉपर क्या होनी चाहिए, इन फसलों के लिए प्रॉपर क्या होनी चाहिए, हमारे पास उनको स्टोर करने के लिए जगह होनी चाहिए, ठीक है। When animal are reared along with the cultivation of land, और जब एनिमल भी मतलब उसके साथ खेती के साथ पाले जाते हैं, इट इज़ नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसको क्या कह देंगे, मिक्स्ड फार्मिंग कह देंगे, मतलब खेती भी हो रही है और एनिमल भी पाले जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल में दे रखा है, ये एक पैडी फार्म है, यानी कि मतलब इसमें क्या लगा रखी है भाई, चावल की खेती कर रखी है और साथ में ये बत्तखें भी पाल रखे हैं इन्होंने, या तो बत्तखों से इन्हें अंडा मिलेगा, मांस मिलेगा, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, क्योंकि चावल की खेती में हमेशा पानी खड़ा रहता है, इसलिए बत्तख भी पाली गई हैं और चावल भी लग रहा है, तो इसको बोल देंगे मिक्स्ड फार्मिंग। बोथ फूड क्रॉप एंड फोडर आर कल्टिवेटेड, दीज गिव्स ए बूस्ट टू इनकम ऑफ द फार्मर। बहुत फूड क्रॉप भी लगाई जाती है और फोडर यानी कि चारा वगैरह, पशुओं के लिए चारा भी लगाया जाता है, और ये ऐसा अगर किसान करते हैं तो उनकी इनकम बढ़ती है। इट इज़ कॉमन इन अर्जेंटीना, ये कहाँ पे की जाती है, अर्जेंटीना, ईस्टर्न यूएसए, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न यूरोप में ये की जाती है मिक्स्ड फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ वेरी पॉपुलर इन रिसेंट टाइम, इट बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल। इट यूजेज ऑर्गेनिक मैन्योर, इसमें क्या भाई ऑर्गेनिक खाद का यूज़ किया जाता है, केमिकल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता। एंड नेचुरल पेस्टिसाइड, और पेस्टिसाइड भी नेचुरल पेस्टिसाइड का, जैसे कि नीम का पेस्टिसाइड बना लिया, ठीक है। नो फर्टिलाइज़र केमिकल आर, ना तो इसमें फर्टिलाइज़र डाले जाते, ना ही इसमें केमिकल का यूज़ किया जाता फसलों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, या फसलों की मतलब फसल को बढ़ाने के लिए किसी भी फर्टिलाइज़र और किसी भी केमिकल का बिल्कुल भी यूज़
नहीं किया जाता। अगर यूज़ किया जाएगा तो नेचुरल फर्टिलाइज़र का और नेचुरल पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाएगा, इसी को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो दूसरा तो हमारा जो कमर्शियल एग्रीकल्चर का हमने एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, इसका है दूसरी तरह की एग्रीकल्चर है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन नाम पता लग रहा है कि इसमें क्या लगाया जाएगा भाई, प्लांट लगाया जाएगा, पौधा लगाया जाएगा। प्लांटेशन इज ए लार्ज फार्म स्टेट यूजली इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री। ये जहाँ पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज है वहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पे गर्मी और बरसात ज़्यादा पड़ती है। वेयर क्रॉप आर ग्रोन फॉर सेल इन डिस्टेंस मार्केट रादर देन लोकल कंजप्शन। और जहाँ पे ऐसी फसलें लगाई जाती हैं जो जिन फसलों को बाहर भेजा जाता है, ना कि लोकल मार्केट में बेचा जाता है। इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर इन ए सिंगल क्रॉप फार्मिंग इज़ डन। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एक एग्रीकल्चर है जिसमें एक सिंगल ही क्रॉप लगाई जाती है। अंडर दिस सिस्टम बेनिफिट ऑफ सिंगल क्रॉप इज ऑब्टेन कॉन्टिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स। और इसमें एक फसल लगा दी जाती है और उसी एक फसल से ही कई सालों तक कॉन्टिन्यूस कई सालों तक फ़ायदा उठाया जाता है। इट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड स्किल्ड बट लो कॉस्ट लेबर इन लार्ज नंबर। इसमें क्या चाहिए भाई, इस तरह की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, साइंटिफिक मेथड चाहिए फार्मिंग का, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, स्किल बट लो कॉस्ट लेबर, स्किल लेबर चाहिए, ठीक है, इन लार्ज नंबर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ कॉमनली प्रैक्टिस इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहाँ की जाती है, जहाँ पे गर्मी पड़ती है और उमस वाली जगह होती है, नमी वाली जगह होती है, वहाँ पे की जाती है। इट इंक्लूड क्रॉप लाइक, और इसमें कौन कौन सी क्रॉप जैसे कि कॉफ़ी, रबर, टी। कॉफ़ी, रबर और चाय की खेती इसी में आती है। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग वर्क इज़ डन एट द प्लांटेशन साइट इटसेल्फ। और जो भी प्रोसेसिंग का काम किया जाता है वो वहीं पे किया जाता है, उसी साइट पे किया जाता है जहाँ पे वो पौधे लगे हुए हैं। जैसे एक चित्र दिखा रखा है, ये चाय की खेती पहाड़ों में होती है और एक बार चाय के पौधे जब लगा दिए जाते हैं तो वो कई सालों तक चलते हैं, 10-15 साल तक, ठीक है। तो तीसरा इसका मेथड है भाई लाइव स्टॉक रेंचिंग। लाइव स्टॉक रेंचिंग इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। ये भी एक कमर्शियल एग्रीकल्चर का पार्ट है। इट इज़ कमर्शियल ग्रेजिंग और ऑफ फार्म एनिमल ओवर ए एक्सटेंसिव एरिया। इसमें क्या किया जाता है भी, पशु पाले जाते हैं और उनको चराया जाता है बहुत बड़े एरिया में। इट इज़ मोस्टली अडेप्टेड इन एरिड और सेमी arid temperate region where the soil is too poor to support crops and the population is sparse। ये वहाँ पे की जाती है जहाँ पे इलाके क्या होते हैं भाई, सूखे होते हैं या फिर या तो बिल्कुल सूखे होते हैं या थोड़े कम सूखे होते हैं, और वहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी नहीं होती फसलों के लिए और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम होती है। ये वहाँ पे की जाती है, पशु वहाँ पे पाले जाते हैं। दिस एक्टिविटी इज़ कॉमन टू द ग्रासलैंड ऑफ अमेरिका। ये यहाँ कहाँ पे की जाती है, अमेरिका में की जाती है जहाँ पे घास के मैदान होते हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में की जाती है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, नेचुरल घास के मैदान होते हैं। द रेंचेज आर यूजुअली फेंस्ड विद बार्ड वायर। और जो ये रेंचेज हैं यानी कि जो हमारा ये भेड़ बकरी या पशु वगैरह जो भी हैं उनको एक मतलब उनके चारों तरफ क्या बनाई जाती है, बार्ड वायर, एक बाड़ा सा बना दिया जाता है तारों का। द मेजर टाइप ऑफ लाइफ स्टॉक आर, और कौन कौन से हैं भाई लाइफ स्टॉक जो पाले जाते हैं, शीप है, कैटल है, गोट है और हॉर्स, ये पाले जाते हैं। द लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट, और इनसे क्या क्या मिलता है, मीट मिलती है, वूल मिलती है, हाइड्स, स्किन एट्सेट्रा, ठीक है, आर चीफली एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो भी इनसे चीज़ें मिलती हैं उनको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। और चौथा इसका पार्ट है भाई डेयरी फार्मिंग। लास्ट पार्ट है इसका कमर्शियल एग्रीकल्चर का। इसमें क्या है, इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क की प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है भाई, डेयरी फार्मिंग की जाती है। इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। वर्ल्ड वाइड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर एंड न्यूजीलैंड इज़ द लार्जेस्ट काउ मिल्क एक्सपोर्टर। और इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध पैदा होता है और न्यूजीलैंड गाय का सबसे ज़्यादा दूध को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।